नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या हरियाणा चुनाव में बाबर की एंट्री कराकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव की हवा बदल दी है? सवाल यह भी है, क्या हिमंता के निशाने पर कट्टरपंथी और कांग्रेस पार्टी है? हरियाणा के सोनीपत में चुनावी सभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। हिमंता ने कहा कि देश में घूम रहे छोटे और बड़े बाबर को धक्का देकर बाहर निकालना है। इतना ही नहीं, हिमंता ने मदरसों को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि आने वाले समय में वो असम में सारे मदरसों को बंद कर देंगे। हिमंता ने कहा कि देश को मुल्ले बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के जवानों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहिए। अब देखिए, यहां पर यह सवाल उठता है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट कर हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदू वोटरों को एकजुट करने के मिशन पर लगे? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है कि अभी तो शेष बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। जैसे ही चुनावी मौसम आता है, हिमंता असम से हजारों किलोमीटर दूर चुनाव मैदान में उतरते हैं और विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस है। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के साथ साथ हिमंता कट्टरपंथियों पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। सोनीपत में हिमंता ने चुनावी रैली में बाबर की एंट्री करा दी और कट्टरपंथियों पर करारा हमला बोला। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है। जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी हिमंता कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रहे थे। जनवरी 2024 में हिमंता ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा था कि कांग्रेस राम से नहीं बाबर से प्रेम करती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए हिमंता ने साफ कर दिया कि वो असम में चल रहे सभी कट्टरपंथी मदरसों को बंद कर देंगे। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो शेष बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इन्हें कुछ इतिहास नहीं मालूम। इस देश के एक राष्ट्रपति रहे हुए हैं, वो मदरसे से पढ़े हुए हैं। इन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि आप इतने अंधे हो गए कि जो शिक्षा के केंद्र हैं, अब जेएनयू के अपने हैं, सिखों के अपने हैं, मुसलमानों के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं, सब बंद कर दोगे? साफ है, हिमंता के इस बयान पर विरोधी सुर से सुर मिलाएंगे और इस बयान पर सियासी बवाल होना भी तय है। लेकिन सवाल है कि क्या बाबर की याद दिलाकर, क्या किसी खास रणनीति के तहत हिमंता हमला बोल रहे हैं? हरियाणा की कुल आबादी में 7% मुसलमान है और जहां सोनीपत में हिमंता ने बाबर का नाम लेकर घेरा, वहां की आबादी 3% है। क्या हिमंता तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट कर हिंदू वोटर को एकजुट करने के मिशन पर है? सवाल ये भी है कि क्या हिमंता का दिया बयान चुनावी संग्राम में वोटरों को प्रभावित करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट आपने देखी, बयान आपने सुने। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी जुड़े हैं। अंबर जर्दी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ में एचएस रावत जी हैं, धर्मगुरु हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रमोद स्वामी जी, कौन से छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं यहाँ पर जिनको आप बाहर निकालेंगे, जरा नाम बताइए। देखिए, पहले तो जैसे मदरसा का जिक्र हुआ तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा
कि जो हमारे यहाँ में जो सरकारी अनुदान से जो मदरसे चलते थे, मैं मदरसा पे पूछूंगा, पहले मेरे को ये बता दीजिए कि छोटे मोटे ये छोटे बड़े ये कौन से बाबर है जो घूम रहे हैं जिनको आप निकालने की तैयारी में है, वो पूछ रहा हूँ। जो आपको पता होना चाहिए कि आसाम में विदेशी भगाओ के नाम पर एक लंबा आंदोलन चला और 1985 में राजीव गांधी के साथ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो असम गण परिषद और आसू का समझौता हुआ था। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की जो समस्या है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे असम की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर में गहरा खतरा मंडरा रहा है। और उसी के संदर्भ में उन्होंने एक सांकेतिक भाषा का, ये असम के लिए बोला था? नहीं, जो देखिए, ये घुसपैठ की समस्या आसाम से शुरू होते हुए आज जो घुसपैठिए जो हैं वो भारत वर्ष के कोने कोने में पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। तो ये घुसपैठिए जो हैं ये भारत की राजनीति को भी आज नियंत्रण करने लगे हैं और इनके जो शुभचिंतक लोग हैं वो इनके राशन कार्ड बना देते हैं, इनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा देते हैं। तो ये भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता। अच्छा ठीक है, अब मेरे को इस बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अब मेरे को एक बात, उस बात का जवाब दे दीजिए कि देश के सारे जितने भी आप बोल रहे हैं मदरसे हैं, वो सारे मदरसे आप बंद कर देंगे, क्यों? नहीं, अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आसाम में जो हमने बंद किए, आसाम में कौन से मदरसे बंद किए, मैं बता देता हूं आपको। जो मदरसे सरकारी अनुदान से चलते थे, उन मदरसों, अब मेरे को बताइए, अगर ये सेकुलर कंट्री है तो सरकारी अनुदान से मदरसे कैसे चलेंगे? सेकुलर कंट्री में वहां मजहबी शिक्षा कैसे दी जाएगी? तो उनको हम सेवा के मंडल में लाए, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, उनको कन्वर्ट कर दिया है सेवा के अंदर में। और अब मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं, आप जवाब दीजिएगा। उनको सेवा के अंडर में हम लेकर के आए हैं और अब वहां मजहबी शिक्षा नहीं, वहां से अब जो तालीम लेकर के जो हमारे बच्चे बनेंगे वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और विज्ञान सम्मत तरीके से शिक्षा ग्रहण कर करके। नहीं तो ये क्लियर कर दीजिए कि सारे मदरसे बंद करेंगे नहीं, या फिर उनमें आप संशोधन, उसमें कुछ बदलाव करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको, जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं उनके ऊपर में ये नियंत्रण है, बाकी प्राइवेट जो मदरसे हैं वो अपने चलेंगे, उनके ऊपर में कोई ये नहीं है। अरे तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते अगर कोई ये कहे कि हम सारे मदरसे बंद कर देंगे आने वाले वक्त में, हमें मुल्ले नहीं चाहिए, मौलाना नहीं चाहिए, तो मौलाना साजिद रशीदी पर यह सवाल खड़ा होगा कि क्यों नहीं चाहिए भैया? मौलाना जी बताइए, साजिद रशीदी जी ये बोल रहे कि मुल्ले नहीं चाहिए इन्हें, सीधे शब्दों में। मौलाना रशीदी। अनुराग देखो जी, हिमांशु एक मिसाल मशहूर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा हूं आपको। हाँ, देखिए एक मिसाल है गांव देहात की कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। इस तरह की गैर संवैधानिक भाषा जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। गैर संवैधानिक भाषा है। संवैधानिक पद पर बैठकर एक आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आप कौन होते हैं भाई? कौन क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या मौलाना बनेगा? आप कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले? हु आर यू? आप सीएम हैं, आप सीएम के पद मर्यादा को जो है दूषित कर रहे हैं। सीएम की जो मर्यादा है उसको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम की भाषा नहीं हो सकती, ये तो गुंडे गवार की भाषा होती है, एक जाहिल आदमी की भाषा हो सकती है, ये सीएम की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए मेरा मानना यह है कि ऐसे आदमी को सीएम पद पर नहीं होना चाहिए, इनको तो हटा देना चाहिए सीएम पद से जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है, नहीं, ये जो अभी कह रहे थे कि भाई जो बनेगा, सुनिए ना, बनेगा की जगह थोड़ा सा इसमें फर्क है। रशीदी जी, उन्होंने ये कहा कि देश को मुल्ले नहीं चाहिए, जवान, इंजीनियर, डॉक्टर चाहिए, ये कहा था। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि भाई कौन क्या बनेगा। मैं उसी बात को तो कह रहा हूं। नहीं, चाहिए और बनेगा, ये अंतर है। फिर वही बात कह रहे हैं आप। मेरी बात को तो समझिए ना। मैं ये कह रहा हूं, उनको क्यों चाहिए? वो कौन होते हैं चाहने वाले भाई? माँ बाप ये तय करेंगे मेरा बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
मौलाना बनेगा वो तो वो तय करेंगे ना। माँ बाप तय करेंगे CM तो तय उनको करेगा। सरकारी अनुदान से उनको शिक्षा क्यों दी जाएगी? पॉइंट माँ है। बाप तय करेंगे तो सरकारी अनुदान से मत शिक्षा क्यों दी दीजिए जाएगी? सरकारी अनुदान, कौन कह रहा है? अरे भाई ये सरकारी अनुदान अपने पास रखिए, हम कहाँ मांग रहे हैं सरकारी अनुदान आपसे? 1281 मदरसे जो सरकारी अनुदान से चलते थे उनको अरे अब हम सुनो यार, हम आपके राज्य बीच में शिक्षा नहीं बोर्ड बोले। के तहत नहीं, हमने पॉइंट है, कहा- पॉइंट है, सुनिए ना, ये पॉइंट है, सही पॉइंट है। क्या सही पॉइंट है? ये कभी सही पॉइंट बोले? नहीं नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि सरकारी अनुदान वाली बात, सरकारी अनुदान तो चाहिए ना, ये पूछ रहे हैं। वो मदरसे हैं ही नहीं। अच्छा सुनिए सुनिए, जो मदरसे अनुदान से चल रहे हैं वो मदरसे नहीं, उनका नाम मदरसे है। उनके अंदर तो सारी जो शिक्षा होती है वो स्कूली निसाब की होती है। उसमें कुरान थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, अच्छा, उसमें हदीस थोड़ा ही पढ़ाई जाती है, उसमें फिक़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता है। उसमें तो ज्योग्राफिया, साइंस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और ये सब कुछ, मैथ वगैरह सब कुछ ये पढ़ाया जाता है। तो ये सही नहीं उसका है, नाम जरूरी मदरसे से नहीं हटा है के ये। स्कूल क्यों नहीं करते आप? सबसे पहला काम तो ये कीजिए। तो ये जरूरी नहीं उनके है, नाम पे जो मदरसों को बदनाम कर रहे हो आप, ये जरूरी नहीं है कि साइंस, ज्योग्राफी ये सब पढ़ें। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूं जरूरी नहीं है, लेकिन उनका नाम क्योंकि मदरसे क्यों रखा हुआ हमने है देखा आपने? है कि कुछ मौलाना इसको ऐसा भी रखिए ज्ञान ना। देते हैं जब कि ये उसमें दुनिया चपटी है, लेकिन दुनिया मदरसा गोल नहीं है, सुनिए, और ये ऐसा भी ज्ञान देते हुए हमने देखा है और वो काफी अनुराग वायरल भी भाई, हुआ है। तो इसीलिए बाकी की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अब इस पर मैंने आप दोनों की बात सुनी। अंबर जदी, क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? और अगर इस तरह के बयान दिए गए हैं तो क्या इसे तुष्टिकरण की नजर से नहीं देखें हम? देखिए हिमांशु, अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को देखें तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ असम की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है उसका कदम उठाया और जो सर्वे हुआ था वो सब हमारे सामने है, जिसमें सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,500 मदरसे वो थे जो रिकॉग्नाइज है। और उसमें SIT ने उसके बाद जो सर्वे हुआ उसके बाद ये रेकमेंड किया कि 8,500 जो मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए कि उनके पास कहां से फंड आ रहा है। सवाल एक ये है, ये सब तो हो गया जो भी ये सारी SIT की जांच में आया। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो रशीदी साहब ने सवाल उठाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होते हैं बोलने वाले कि देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, भविष्य होते हैं इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, कल जाकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश को चलाएंगे। वो हमारी देश की धरोहर है और हम ह्यूमन कैपिटल आज भारत प्रोड्यूस करता है, पूरे देश को पूरी दुनिया को दे रहा है। ये भारत का नाम है कि आज हम बड़े बड़े पूरी दुनिया को दे रहे हैं। आप इनको सब चुप कर लीजिए, यहाँ पे कॉमेडी शो, सर्कस नहीं चल रहा है। पूछ लेंगे क्यों हंसी आई? संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हर एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार। पूछ लेंगे क्यों हंसी आई? जवाब देता हूं, जवाब दूंगा मैं, अनुराग जवाब दूंगा। आपने स्टार्टिंग में रिपोर्ट में दिखाया है कि हमारे वो राष्ट्रपति मदरसे से पढ़कर निकले, वो ये मदरसे नहीं होते थे जहां पर कुरान, हदीस और रिलीजियस एजुकेशन या फिर कट्टरपंथ पढ़ाया जाता था। मदरसों में अलगाववाद पढ़ाया जाता है, सामाजिक समावेशिता बच्चों में नहीं होती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। तो जब सरकार या एक स्टेट गवर्नमेंट के पास नागरिकों का यह अधिकार होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं, उनको वो गुणवत्ता शिक्षा की मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। तो आप उस पे बात नहीं अच्छा, जो अंबर जैदी ने बोला है उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि साजिद रशीदी साहब ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर वहां पर बाकी की जानकारी दी जा रही है, साइंस, ज्योग्राफी, अगर ये सब पढ़ाया जा रहा है तो फिर वो मदरसे नहीं हुए, ये उन्होंने कह दिया है। पूछ लीजिए मदरसा क्या होता है, मदरसे का मतलब क्या होता है फिर? नहीं, उन्होंने बताया ना कि जिसमें सिर्फ कुरान से जुड़ा हुआ और इस तरह की जान लीजिए फिर कुरैशी जी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। नहीं मैं बताता हूँ, इस्लामिक कंट्री दानिश जी आ रहा हूँ, बाकी हदीस के साथ अनुराग में बताता हूँ, हिमांशु दीक्षित सिस्टम चलता है जहाँ पर सिर्फ एक रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। आप ईरान में चले जाइए, आप कहीं पे भी इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, वहां पर ठीक है। हाँ बताइए रशीदी साहब। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो भी इस फील्ड में कूद जाते हैं, जिनको यही पता नहीं मदरसा क्या है। तो बेसिक जानकारी मदरसा नहीं है उसको कि कहते हैं जिसमें कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए। आप यहाँ पर बैठ के
इसमें सिर्फ मजहबी तालीम दी जाए उसको मदरसा कहते हैं। जब इनको पता ही नहीं है। बोलने वाले वो सरकारी पद पे उनकी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के बच्चों में तो नहीं बोला के को सुनिश्चित करे कि उनको मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। मिल रही है उनके प्रदेश कौन सा तरीका है आप लोगों को डिबेट करने का? रोकेंगे नहीं रोकेंगे। आपने मदरसे खोले हजारों। आपको उल्टा सीधा बोलना है और टाइम पे सही बोलना नहीं आता। जब दूसरा बोलता है तो बीच में बोलते हो। चलिए सरकार को छोड़ दीजिए। मदरसों को फंडिंग की बात कह रही है। अच्छा ठीक है अंबर जदी, जब आपको यही पता नहीं मदरसा किसे कहते हैं तो क्यों बीच में डिबेट में बैठते हो भाई? मत बैठा करो डिबेट। अच्छा एक मिनट सुनिए ना अंबर कहते हैं। आपने पूछा मदरसा क्या है, बहुत शॉर्ट में रशीदी जी से पूछ लेते हैं। बाकी के 3 मेहमान भी है मेरे पास। अंबर रुकिए, क्यों बैठते हो? अंबर रुकिए एक मिनट, अंबर रुकिए। टीवी पे आने का शौक है? अंबर रुकिए, बताइए क्या है मदरसा? टीवी पे बताइए क्या है मदरसा रशीदी साहब, फिर बाकी के 3 मेहमान तुरंत। हाँ मैं बता रहा हूं क्या है मदरसा। मैं बता रहा हूं, इनको कहिए चुप रहे। बोलिए। हाँ देखिए मदरसा उसको कहते हैं जिसमें कुरान पढ़ाया जाए, जिसमें हदीस पढ़ाई जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम पढ़ाया जाए। हाँ। और वो मदरसे, उन मदरसों में सिर्फ 4% मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, सिर्फ 4%। और वो हमारी जरूरत है। वो हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें मस्जिद में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, जो हमें अच्छा ये पॉइंट था, ये बहुत ठीक है। ने हमें अधिकार दिया है। दानिश कुरैशी जी बताइए, दानिश कुरैशी जी मुख्यमंत्री के बयान पर क्या कहेंगे? अब बोलिए। ये 4% नहीं रशीदी जी आपकी बात सुनिए, अच्छी बात बोली आपने कि मस्जिदों में कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए और इसीलिए मदरसा जरूरी है। दानिश कुरैशी जी देखिए, सबसे पहले तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है घुसपैठिए की बात। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई घुसपैठिया है तो वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, जो पहले कांग्रेस में था और वहां से निकल के भाजपा में गया। वहां जाके उन्होंने घुसपैठ बनाई है। अब कल के दिन में अगर असम की परिस्थिति में कोई और सीएम आ जाएगा तो ये वहां भी जाके घुसपैठ कर लेगा। पहले ये कांग्रेस में था तो सेक्युलर था और अब वहां चला गया तो वो ये भाषा बोलता है। कल के दिन में अगर बदरुद्दीन अजमल या उसकी कोई पार्टी ऐसे तो हमारी राजनीति में मेरे ख्याल से 95 से 96% घुसपैठिए कहेंगे आप। सुन तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। हिमांशु मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने इत्मीनान से सबकी बात सुनी, अब मेरी बात के बीच में इंटरप्ट ना करें। रावत साहब तुरंत प्लीज, रावत साहब इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, वरुण जी के पास। 1 मिनट और रुक जाइए, 1 मिनट और रुक जाइए रावत जी, 1 मिनट और। किस तरह से एक मुख्यमंत्री के लिए मैं 1 मिनट और रुकिए। तो हम चला लेंगे, वो मुल्लाओं को बोलेगा तो हम चला लेंगे। नहीं, वो मुल्लाओं के नाम से बोलेगा तो हम चला लेंगे। फिर हम उसकी इज्जत करेंगे। वो हमारे मौलवियों को बोलेगा। अरे कोई भी हमारे मौलवी को बोलेगा, तू तड़ाक बोल रहे हो, कोई भी हमारे मौलवी को बोलेगा हम चला लेंगे। असुद्दीन ओवैसी तू तड़ाक बोलते हो क्या? नहीं अच्छा, मुल्ला शब्द से आपको आपत्ति है? मुल्ला शब्द से आपको आपत्ति है? यही मदरसों में सिखाया जाता है कि जाहिलपने की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल आपत्ति है। हमारे मौलवियों को बोलेगा तो हम तो ऐसा ही बोलेंगे। फिर अभी हमारे रशीदी साहब बता रहे थे कि हम पर तमीज सिखाते हैं। हमने आपका सम्मान किया ना। आप धर्मगुरु है, सुनिए, आप धर्मगुरु, हम आपका सम्मान करते हैं ना। आपके साथ तो बेइज्जती की बात नहीं की मैंने। रावत साहब को और मौलवियों को बोलेगा तो हम तो नहीं सुनेंगे। कम ये जाहिलियत तो मत दिखाओ। रावत साहब, आप एक प्रवक्ता हो, रावत साहब आप धर्मगुरु है, हमने आपका अपमान नहीं किया ना। लेकिन वो हमारे मौलवियों को बोलेगा तो फिर हम कैसे सुनेंगे? वो हमारे मौलवियों को बोलेगा तो हम सुन लेंगे। कम से कम अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपके धर्मगुरुओं को बोलूंगा तो चाहिए आप लोगों को। नहीं, मैं किसी के भी धर्मगुरु को बोलेगा तो सुन लेंगे। आपके बच्चे क्या सीखेंगे? क्रिश्चियन है तो आपके परिवार के लोग क्या सीखेंगे? लोग क्या सीखेंगे? कोई अगर सिख है तो उसके बारे में सुनेगा, कोई अगर जैन है तो उसके बारे में सुनेगा। नहीं सुनेगा रावत साहब। अच्छा 1 मिनट, अच्छा सुनिए ना आपका सवाल। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, एक मिनट सुनिए। रावत साहब उनका ये कहना है कि हमारे धर्म के मौलाना को अगर इस तरह से बोला जाएगा कि हमें मुल्ला की जरूरत नहीं है तो हमें नाराजगी है और उसका हम विरोध करेंगे। इस पर बोलिए। देखिए मुल्ला शब्द आम है, दुनिया में बोला जाता है मुल्ला। कौन नहीं, लेकिन हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है कि मुल्ला जा रहा है, मुल्ला जा रहा है, ये मुल्ला जा रहा है, वो मुल्ला जा रहा है। शब्द है एक है, शब्द नहीं है तो बताइए। नहीं रावत साहब सुनिए ना, रावत साहब सुनिए ना, रावत साहब सुनिए ना, रावत साहब सुनिए, रावत साहब सुनिए, रावत साहब, एच.एस. रावत जी, उन्होंने ये कहा
कि हमारे देश को मुल्ला की जरूरत नहीं है, इस बात से आपत्ति है, जबकि रशीदी जी ने बता दिया कि भैया क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, उन्होंने बता दिया। देखिए, मैं आपको हिमांशु जी बताना चाहता हूं, 3 चीजें छोड़ करके मुख्यमंत्री को अधिकार है, डिफेंस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा मुख्यमंत्री को अपना अधिकार होता है वो अपने स्टेट के अंदर क्या चीज देना चाहता है और क्या वो पढ़ाना चाहता है और क्या शिक्षित करना चाहता है। हिमांशु बिल्कुल गलत, मैं जवाब दूंगा। उसको राइट है कि अगर मदरसों में गलत चीज हो रही है तो उसको अधिकार है, और अगर सरकारी स्कूल में गलती हो रही है तो उसको भी अधिकार है। वो दोनों जगह का अधिकार है। वो अपने राज्य को कितना ऊपर उठाना चाहता है उसका अधिकार है। अच्छा, लेकिन ये जाहिलियत वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए आपको दानिश कुरैशी। आप एक प्रवक्ता है पार्टी का विनाश मत करिए। अगर मौलाना बोलेंगे, देखिए रावत साहब, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, रावत साहब, रावत साहब, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो मौलानाओं के लिए बोलेंगे तो फिर हम ऐसा ही बोलेंगे। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप धर्म गुरु हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं ना, सम्मान के साथ। आपको आपकी बात रखने की बात सुनते हैं, आप कहते हैं, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपको दर्द हुआ ना, आपको दर्द हुआ ना, कितना दर्द हुआ। तो इस तरह हमको भी दर्द होता है। अगर हमारे उलमाओं के लिए कोई बोलेगा तो हमको दर्द नहीं होगा। रावत साहब बताइए। चलिए, देखिए, मैं दानिश कुरैशी जी, उर्दू भाषा जो बोलने वाले होते हैं ना वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री की भाषा है, नहीं ये मुख्यमंत्री की भाषा है, ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। रावत साहब मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? अच्छा, ठीक है, कह दीजिएगा। अरे वरुण जी एक बात बताइएगा, ये चुनावों में इस तरह की भाषा, इरादा क्या है, क्या लगता है कांग्रेस को? क्योंकि पवन खेड़ा साहब ने तो अपनी बात रख दी है, आपका क्या मानना है? हिमांशु जी, मेरा ये मानना है, पिछले 10 साल में मैंने आपको कई बार कहा है, मोदी काल में शाब्दिक आचरण जो है, मर्यादित आचरण जो होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का संवैधानिक पदों पर बैठने का, वो नहीं है। हाँ। अभी डिबेट में देखने को मिल रहा है किस प्रकार से किचपिच हो रही है। तो भाई जनता क्या सीखेगी? हाँ। बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ। तो आप जो सिखा रहे हो वही सीखेंगे। तो हेमंता बिस्वा को भी वही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो आप कर रहे हो। हाँ। अगर हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री रह के अपने शाब्दिक आचरण की मर्यादा नहीं निभा पा रहे हैं तो आप तो निभाओ सब यहाँ बैठ के, पर नहीं निभा रहे तो फिर दूसरे को क्या दोष दो। दूसरा जो बात हो रही है शिक्षा पद्धति की, शिक्षा पद्धति के सीबीएसई बने हुए, स्टेट बोर्ड्स बने हुए, उनकी शैक्षणिक परिषदें होती है, वो डिसाइड करती हैं। हेमंता बिस्वा को पर मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जैसे कोई कॉलेज का लड़का कर रहा है। क्योंकि एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल सिटीजन भी हो, तो उसको कोई पिंच नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, आप उसके नहीं बोलना चाहिए। ये आचरण जो है ये 10 साल में देखने आचरण में गिरावट है। दूसरी, अच्छा। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। हम तो खुद ही कहते भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, आप तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर लोगों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, किसी को वकील बनाओ, कोई साइंटिस्ट बने, कोई प्रोफेसर बने, जब भी तो देश की तरक्की हुई है, यहाँ तक हम पहुंचे। और क्यों पहुंचे हम? अच्छा ठीक है। हाँ स्वामी जी, मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, इसके पहले डेनिस कुरैशी जी ने कहा तो इन्हीं के ओबीसी साहब के भाई साहब से उन्होंने कहा कि 15 करोड़ जो है 100 करोड़ के ऊपर में भारी पड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आज हमें सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दे रही है, उनके भाई ने कहा ना 15 करोड़ जो है 100 करोड़ पे भाई, ओबीसी के भाई ने कहा, ओबीसी के भाई ने कहा है। अच्छा, उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उन्होंने कहा। उसके बाद में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया। तो आप किस हद से? अच्छा, तो स्वामी जी बताइए ना, स्वामी जी, तो इन सब का मिला जुलाकर जो पे कर रहे हैं वो यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं कि उन्होंने सबने बोला तो इधर अकेला मैं ही काफी हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बात को तर्कों के साथ कोई काटे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, लेकिन मेरे को बस ये बता दीजिए, अगर आप कहीं चुनावों में जा रहे हैं, सुनिए ना, हरियाणा की बात है, अगर आप कहीं चुनावों में जा रहे हैं तो चुनावों में क्या आप बताएंगे कि हमने यहाँ पर इतना विकास किया, हमने यहाँ पर ये किया, हमने यहाँ पर वो किया, ये बताएंगे ना आप। लेकिन अब वहां पर अगर आप ये बोल देंगे कि हमारा इरादा क्या है, हमारा इरादा कुछ और नहीं, हमारा इरादा ये है कि आगे जाकर सारे ऐसे मदरसे बंद कर देंगे,
हमारा इरादा यह है कि हमें मुल्ला नहीं चाहिए। तो ये तो तुष्टिकरण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए हिमांशु, आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हिमांशु जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हमारी होती है। सुनिए मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि इस देश को मुल्ला नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मुल्ला शब्द, पंडा भी होता है। अरे इलाहाबाद में पंडा होता है, मुल्ला होता है, मौलाना होते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, आप हम बैठे हैं और मैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर यहाँ पर आपको गलत मिर्ची लग रही है तो ये बात आपके ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी बोलिए। अरे बोलते इलाहाबाद के पंडे मुल्ला मौलवी ये बोलते हैं कि नहीं बोलते आम भाषा में? आप बताइए दानिश कुरैशी, मुल्ला मौलवी बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुल्ला मौलवी नहीं बोलते, सुना है आपको? नहीं बोलते। हिंदू धर्म गुरु के लिए बोलता सुना आपने? नहीं सुनोगे? अरे क्यों नहीं बोलते पंडे भैया? मैं तो नहीं बोलता। अंबर जैदी, क्या दिक्कत है इसमें? आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, बताइए। देखिए, ये मौलाना और ये हाफिज जी और ये सारे तो आजकल होने लगे, मतलब हमेशा से पुराने जमाने में यही मुल्ला यही इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ये बड़े सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं। और इसमें कोई मुल्ला में कौन सा गलत शब्द होता है? बताइए, मुल्ला का मतलब कोई नेगेटिव होता है? आप खुद इसको नेगेटिव मान रहे हैं, जैसे कि भी मानसून तो मैंने भी तो वही कहा है भाई, मैंने क्या गलत कहा है? मैंने भी तो सीएम के लिए बोला है, सीएम पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। अपमानजनक शब्द है तो इसलिए आपको अपमान लग रहा है, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री के लिए किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप निकल जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, आपको आपत्ति इस बात से जतानी चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमारे देश को जरूरत नहीं है इनकी। आप इससे आपत्ति जताइए, ठीक है, मेरे को समझ में आता है ना। आप ये बोलिए कि वो मदरसा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, इस बात से आप आपत्ति जताइए, मुझे समझ में आता है, मैं आपकी बात को उठाता हूं। लेकिन जब आप शब्द को लेकर ऐसी बहस छेड़े, हाँ स्वामी जी बात कंप्लीट करें प्लीज, स्वामी बात कंप्लीट करें। आ रहा हूं मैं, इसके बाद जवाब आ रहा है, बिल्कुल जवाब ले रहा हूं। स्वामी बोलिए, बात कंप्लीट करिए। आसाम के कछार जिले में अबुल हुसैन और दिलबर हुसैन नाम के दो मुल्लाओं की गिरफ्तारी हुई है, और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो साइन नाम के एक जो छात्र हैं जो मदरसे में पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि ये जो मौलवी जो है हमें जिहादी शिक्षा देते थे। ये साइन नाम के छात्र की शिकायत के ऊपर में इन दो मुल्लाओं की गिरफ्तारी हुई। तो आप असम से बाहर किसी भी राज्य में जाएंगे, आप असम से बाहर किसी भी राज्य में जाएंगे वो मुद्दा उठाएंगे, आप हरियाणा में वो मुद्दा उठाएंगे, आप गुजरात में वो मुद्दा उठाएंगे। हिमांशु में जवाब ठीक है, तुरंत जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं। हाँ बोलिए। जवाब दे सकते हैं इसका? बोलिए। रफीदी जी को पता होगा इस बात का कि मुल्ला का मतलब क्या होता है। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला उमर, दुनिया भर के मुल्लाओं के नाम है। बोलिए, आ रहा हूं, उनके पास भी आ रहा हूं। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए दानिश जी। देखिए, मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त है, तो ऐसा तो हमने इस देश में वो भी देखा है जिसने 20 लाख मुसलमानों के कत्ल की साजिश के लिए बाकायदा धर्म संसद बुलाई थी। तो वो व्यक्तिगत बात है या पूरे समाज को उसमें हम लोग लिप्त कहें? बताइए तो, किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो वो वहां पर उस पर जाके बात करेंगे। आपने एक व्यक्ति का किया है, इसलिए पूरे समाज के ऊपर जाकर आप बात करेंगे। अच्छा, तो आप भी जो एग्जांपल दे रहे थे वो भी एक वाला दे रहे थे, ठीक है। अब इस पे मौलाना साजिद रशीदी बताइए, आप बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। देखिए, ये जो स्वामी जी कह रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, 2017 में 11 लोग पकड़े गए थे जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे और बीजेपी के लोग थे। ध्रुव सक्सेना का नाम के साथ में जानकारी साझा करते हुए ये बोल रहे हैं, जिसमें नहीं, रावत साहब ने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में, रावत साहब ने जो सवाल पूछा है आपसे, जुड़े हुए लोग हैं, रावत साहब ने आपसे सवाल पूछा है। रावत जी एक बार फिर से पूछ लीजिए। रशीदी साहब, रावत साहब और रशीदी जी। हाँ देखिए, आप इमाम हैं, धर्मगुरु भी हैं और पढ़े लिखे हैं। आप बताइए मुल्ला का मतलब क्या होता है? वो दानिश साहब कह रहे हैं कि मुल्ला बोलते हैं। आप तो विद्वान आदमी, बताइए मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला उमर, ये क्यों मुल्ला लगाते हैं? क्या ये जाहिल हैं? देखो, मेरी बात सुनो। एक तो आप माँ को माँ कहो तो वो गले से लगाएगी आपको। अगर आप उसको कहोगे बाप की बीवी, बात तो एक ही हुई ना, लेकिन अंदाज बदल गया कहने का, तो क्या करेगी? गले लगाएगी आपको, वो चप्पल उठा के मारेगी। ये कहने का अंदाज है, जाहिल लोग बोलते हैं, उनके बोलने का अंदाज देखो आप। रावत साहब जवाब मिला आपको? आप उनके बोलने का अंदाज तो देखो।
ये कोई तरीका थोड़ा ये संसदीय भाषा नहीं है। दीक्षित जी, डॉक्टर एस एच रावत आप पढ़े लिखे आदमी हैं, रसीदी जी ने बड़ी चतुराई से उनको घुमा दिया है, रसीदी ने बड़ी चतुराई से घुमा दिया उसको। लेकिन रावत जी, इस बात का आप प्लीज जवाब दीजिए। रावत जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री को एक ऐसी सभा में लोगों के सामने एक राज्य में इस तरह की बातें करनी चाहिए? आपको लगता देखिए, जब भाषण दिया जाता है ना, भाषण का फ्लो अलग होता है, डिबेट का फ्लो अलग होता है, प्रवचन का फ्लो अगर कुरैशी, अगर दानिश कुरैशी ये बोले कि अकबरुद्दीन ने जो बोला था वो सही था, फिर मुल्ला जी एक फ्लो होता है, वो तो रसीदी साहब भाषण देंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए शब्द अच्छा है, बुरा नहीं है, इस बात को मानिए, लेकिन उसके कहने का तरीका लगता है, इतना ही फर्क है। सारे मदरसे बंद कर देंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सारे मदरसे बंद कर देंगे, हमारा इरादा यही है और कुछ इरादा नहीं है। अगर मदरसों के अंदर गलत हो रहा है, मदरसों के अंदर अगर देश की विरोधी बातें सिखाई जा रही हैं और किसी धर्म में आपस में मतभेद या हिंसा या प्रतिशोध सिखाया जाता है, तो ऐसी अंबर जैदी होना चाहिए ऐसा। किलो अनाज दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि ये समान शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। हमारे सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है और सबको वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है। वरुण पुरोहित जी, जो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन वो हर बच्चे को होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, इलेक्शन में इस तरह के बयान होने चाहिए। अरे भाई, बाद में धार्मिक शिक्षा है। वरुण जी, वरुण पुरोहित जी, कतई नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव के दौरान किसी के भी अमर्यादित भाषण होता है, शब्द होते हैं, तो उस पर संज्ञान बिल्कुल, और ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, बहुत